बात करेंगे मध्य प्रदेश की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज फिर जाएंगे उत्तर प्रदेश। यूपी में करेंगे चुनावी प्रचार। हमीरपुर लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज फिर से उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं। लगातार चुनावी प्रचार में जुटे सीएम मोहन यादव यूपी में भी कमान संभाले और उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम हमीरपुर लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभा करेंगे। तो बता दें, मध्य प्रदेश में तो चुनाव पूरे हो चुके हैं, लेकिन यूपी की कई सीटों पर अभी इलेक्शन बाकी है और उससे पहले चुनावी प्रचार के लिए लगातार बीजेपी के दिग्गज मोर्चा संभाले हुए हैं। अलग अलग राज्यों के सीएम पहुंच रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी के दौरे पर रहेंगे आज। मिशन यूपी। और बता दें, यूपी में यादव समाज बड़ी संख्या में है और ऐसे में मुख्यमंत्री का पहुंचना कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश भी होती है। कई मायने भी होते हैं। सीएम के पहुंचने के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है मुख्यमंत्री और ऐसे में लगातार बीते दिनों भी कई दौरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रहे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए, सभा को संबोधित किया और इसके साथ ही रोड शो भी किया। आज यूपी में हमीरपुर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम सभा करेंगे और इस सभा के जरिए बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। यूपी में चुनावी प्रचार करने पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील जनता से करते नजर आएंगे। मिशन यूपी बीजेपी का और मिशन यूपी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार करने एक बार फिर पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश। हमीरपुर का ये दौरा है और हमीरपुर में सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष समर्थन में ये सभा होगी। एक बड़ी जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया है। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ की जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संतराम नेताम को संयोजक बनाया गया है। इस कमेटी का कांग्रेस ने ग्रामीणों की हत्या का आरोप लगाया है। विधायक इंद्रशाह मंडावी, विक्रम मंडावी, जनक राम ध्रुव और सावित्री मंडावी को सदस्य बनाया गया। पूर्व विधायक रेवती वर्मा, जिलाध्यक्ष रजनू नेताम और शंकर कुडियाम का नाम भी शामिल है। तो कांग्रेस ने जांच समिति का गठन कर दिया है। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ की जांच के लिए कांग्रेस ने जांच समिति बनाई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संतराम नेताम को संयोजक बनाया गया है समिति का और कांग्रेस ने ग्रामीणों की हत्या का आरोप लगाया। विधायक इंद्रशाह मंडावी, विक्रम मंडावी, जनक राम ध्रुव और सावित्री मंडावी को सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही पूर्व विधायक रेवती वर्मा, जिलाध्यक्ष रजनू नेताम और शंकर कुडियाम का नाम भी शामिल है। तो बीजापुर नक्सली मुठभेड़ को लेकर एक जांच समिति का गठन किया गया है और बीजापुर में नक्सली मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जाहिर किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजापुर जिले के बड़े बोड़गा गांव के खेत में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से गांव के 2 मासूम बच्चों के देहावसान की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। ईश्वर से उन अबोध बच्चों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। नक्सलवाद का काला साया हमारे बच्चों को निगल रहा है, जिसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। नक्सलियों को मासूमों के करुण मौत की कीमत अवश्य चुकानी होगी। तो एक और देखिए, जहां कांग्रेस ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया और ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया। रायपुर से संवाददाता रोहित मिश्रा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, जिस तरह से आईईडी ब्लास्ट हुआ, बच्चों की मौत हुई, तो उसे लेकर कांग्रेस जांच कमेटी का गठन कर दिया है। कई लोगों को इसमें सदस्य बनाया गया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट भी किया है। बिल्कुल, देखिए, जब भी इस तरह से जब नक्सलियों को पीछे ढकेला जाता है, उन्हें समाप्त किया जाता है, तब उसके बाद में नक्सली कोई ना कोई कायराना करतूत करते ही हैं और एक और कायराना करतूत उनका निकलकर सामने आया है, जिस पर उन्होंने जवानों को के लिए जो है आईडी प्लेस किया था, जिस आईडी के चपेट पे 2 बीजापुर जिले के स्थानीय बच्चे जो है वो चपेट पर आ गए, जिसमें लक्ष्मण ओएम और बोटी ओएम को जो है वो चोट लगी है। वो दोनों की जो है वो मृत्यु हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद में
उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है। दुख जताने के साथ में नक्सलवाद को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि नक्सलवाद का काला साया हमारे बच्चों को निगल गया और हर हाल पे, हर कीमत पर उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उन्हें जो है वो इसके लिए जो है वो कोई ना कोई आगे कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो इसके अलावा और बता दें ऋतु कि इस पर बीजापुर कांग्रेस ने भी इस पे जो है वो कमेटी का गठन कर दिया है। कई पूर्व विधायक के साथ पे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है इसमें सम्मिलित है, जो आगामी समय पर वहां पर जाके किस प्रकार से घटना हुई और कैसे वहां पर ये जवानों को जो है वो जवानों के लिए जो आईडी लगाया गया था उसकी चपेट में बच्चे आ गए, वो तमाम चीज़ों की जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल रोहित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब जांच कमेटी गठित कर दी है कांग्रेस ने और अब देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नामांकन का पर्चा भरने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस की गलियों में निकला भव्य रोड शो कई मायने में ऐतिहासिक रहा। 6 किलोमीटर के इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। बनारस के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी जनता बनारस के सांसद को देखने आई। बीजेपी ने भी इस शो को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तो मोदी भी अपनी जनता के बीच पूरी तरह से बनारसी रंग में रंगे नजर आए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। श्री ब्रह्मणोन्ने द्वितीय परार्थे विष्णुपदे श्री श्वेतवारा। जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं। जहां तक नजरें जा रही हैं वहां भगवा रंग दिखाई दे रहा है। जहां तक आवाज सुनाई दे रही है वहां सिर्फ मोदी का नाम। अपने सांसद के लिए इतना प्यार शायद किसी और संसदीय क्षेत्र की जनता में ना देखने को मिला होगा, लेकिन आज वाराणसी ने जो प्यार अपने सांसद यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, उसको दशकों तक भूल पाना मुश्किल होगा। दृश्य ऐसा था कि मानो पूरा वाराणसी अपने घरों से बाहर निकल आया हो और विश्वास दिला रहा हो कि अब की बार 400 पार। ये विश्वास वाराणसी की जनता न केवल अपने सांसद को बल्कि पीएम मोदी को भी जता रही थी। पीएम मोदी ने अपने रोड शो की शुरुआत बीएचयू के सिंहद्वार लंका स्थित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से की। इसके बाद पीएम मोदी का ये भव्य रोड शो रविदास गेट, 80, शिवाल, मदनपुरा, गोदोलिया होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा। कहने में भले ही एक रोड शो हो, मगर इसमें झलक थी मिनी भारत। लोग अपने अपने ट्रेडिशनल अंदाज में रोड शो में पहुंचे। कोई अभी है ही नहीं जो मोदी जी को टक्कर दे सके। बनारस कितना बदला पहले से? बनारस तो बहुत बदला है। हमने तब देखा था जब मोदी जी थे नहीं, और अब आप देखो कितना चेंज आ गया है। इतना सब कुछ सिस्टमैटिक हो गया है। सारे घाट हमारे इतना ब्यूटिफिकेशन किया है, सब कुछ इतना सुंदर कर दिया है। पहले की कंपैरिजन आज बहुत कुछ बदल गया है। बहुत तरह से बदलाव आया है बनारस में। फाइनेंशियली देखें तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। सिटीज एक डेवलप सिटी हो गई है। रोड शो के दौरान 10,000 किलो से ज्यादा गेंदे और 50,000 गुलाब के फूलों का इस्तेमाल किया गया। पूरे रोड शो में कलाकारों ने बटुक वैदिक मंत्रोच्चारण किए। जनता को बुला रहे हैं, उसके बाद फिर भगा रहे हैं। भगा नहीं रहे। अब पीएम को आना है तो थोड़ी व्यवस्था देखना पड़ेगा। ठीक है तो आप लोग गरमा जाते हैं जल्दी। गरमाइए नहीं। पुलिस वाले क्या करें? दिखाइए दुर्गेश, इधर दिखाइए। आप प्रधानमंत्री आएंगे, वहाँ चढ़ेंगे तो व्यवस्था बनाना ना पड़ेगा पुलिस को। वो तो बात आप सही कह रहे हैं। हाँ। ये आपका मंच में चढ़ना चाहते हैं मोदी जी के साथ? नहीं, ऐसी कोई आपके जैसे पूरे लोग देखने आए हैं। दुर्गेश एक बार फिर से जूम करिए और जूम आउट कीजिए। उठाइए कैमरा, उठाइए कैमरा, उठाइए कैमरा एक बार फिर से और दिखाइए दूर तक। अब और ये रोड शो नहीं है, इसको रोड शो मत कहिए। ये रोड शो नहीं है, ये जो है इसको जनसभा भी मत कीजिए। कहिए ठीक कह रहे हैं सत्येंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये जनसभा भी नहीं है, ये रोड शो भी नहीं है, ये पता नहीं क्या, ये रैली नहीं, रेला भी नहीं है। ये क्या है? मेला है। ये मोदी के प्रेम का मेला है। ये मोदी जी के परिवार है सब। पीएम मोदी 14 मई को वाराणसी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उनका ये नामांकन इस रोड शो की तरह यादगार और ऐतिहासिक बनने जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के सीएम शामिल होंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ,
बिहार के नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, हरियाणा के नायब सिंह सैनी, गोवा के प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के मानिक साहा, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान 20 केंद्रीय मंत्रियों समेत 40 वीआईपी मौजूद रहेंगे। यानी पीएम का सोमवार का रोड शो केवल ट्रेलर था, बल्कि असली पिक्चर नामांकन में शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी का निधन हो गया। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो कैंसर पीड़ित थे और उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। उनके निधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी दुख जाहिर किया है। 1995 में बीजेपी विधानमंडल के मुख्य सचेतक बने थे सुशील मोदी और 1995 में राष्ट्रीय मंत्री बीजेपी के बनाए गए। 2004 में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए सुशील मोदी। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2005 में बिहार बीजेपी का अध्यक्ष सुशील मोदी को बनाया गया था। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 96 सीटों पर वोटिंग हुई। चौथे चरण में 1717 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इन 96 लोकसभा सीटों में से 40 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 3 चरणों की तुलना में यहां के वोटिंग प्रतिशत में सुधार आया। इन 8 सीटों की 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और ऐसे में बढ़ता वोटिंग प्रतिशत किसे फायदा पहुंचाएगा, ये बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। चौथे चरण में 1717 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इन 96 लोकसभा सीटों में से 40 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में 3 चरणों में गिरता वोटिंग प्रतिशत राजनीतिक दलों के लिए चिंता की लकीर था। पहले चरण में 67.75% वोटिंग हुई। दूसरे चरण में स्थिति और खराब हुई और वोटिंग प्रतिशत गिरकर 58.59% हो गया। वहीं तीसरे चरण में 66.75% मतदान हुआ। लेकिन चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत शाम 6 बजे ही 71% पहुँच गया। अचानक से चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत क्यों बढ़ा है? मध्य प्रदेश में इसके कई सारे कारण हैं। दरअसल 3 चरण में वोटिंग गिरने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में लंबा मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोटिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। चौथे चरण में आदिवासी सीटें होने के कारण वोटिंग बढ़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश में सालों से ये ट्रेंड रहा है कि वोटिंग प्रतिशत आदिवासी बहुल में ज्यादा देखने को मिला है। इस बार भी 8 सीटों पर हुए चुनाव में यही देखने को मिला है। खास बात यह है कि इन 8 सीटों पर 8 ऐसे जिले आते हैं जहां आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा है, जिनमें अलीराजपुर 88.97%, झाबुआ 87%, बड़वानी 69.42%, धार 55.94%, खरगोन 38.98%, खंडवा 35.04%, बुरहानपुर 30.36% और रतलाम 28.16% शामिल है। अब सवाल बनता है कि इन आदिवासी वोटर्स का किसको फायदा मिलेगा? तो इसका जवाब है कि यहाँ की 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन बीजेपी इनके ऊपर लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके वो इन इलाकों पर अपनी पकड़ बनाए। इसलिए पीएम मोदी ने भी झाबुआ का दौरा किया था। छत्तीसगढ़ के आदिवासी सीएम विष्णुदेव साय भी एमपी आए ताकि आदिवासी वोटर्स को अपने पक्ष में किया जा सके। तो चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भी मतदान हो चुके हैं। चौथे चरण में कैसा रहा मतदान, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से खास बातचीत की विस्तार न्यूज ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर ने। मध्य प्रदेश में चुनाव का चौथा चरण संपन्न हुआ। इसके साथ ही जो कोशिशें दिखाई दे रही थी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या चुनाव आयोग हो, कि मतदाता बूथ तक पहुंचे, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आंकड़ों की क्या स्थिति है शाम 6 बजे तक, ये जानेंगे अनुपम राजन जी से। क्या स्थिति है सर
आंकड़े क्या कहते हैं? 6 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो मतदान का परसेंटेज है स्टेट में इन 8 संसदीय क्षेत्रों में वो 71.72 है। लेकिन ये आंकड़े अभी अंतिम नहीं है, इसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। यदि हम इसको संसदवार क्षेत्रवार देखते हैं तो देवास में ये प्रतिशत है 74.86, उज्जैन में है 73.03, मंदसौर में है 74.50, रतलाम में है 72.86, धार में है 71.50, इंदौर जहां सबसे कम मतदान हुआ वो है 60.53, खरगोन जहां सबसे ज़्यादा मतदान हुआ इनमें 8 में 75.79 और खंडवा में 70.72। सर, पहले 2 चरण और बाद के 2 चरण अंतर साफ है? जी, पहले 2 चरण में मतदान कम हुआ था, 2019 की तुलना में कम हुआ था। थर्ड एंड फोर्थ फेज में बेहतर मतदान हुआ है। तौर पर स्थितियां कंट्रोल में रही? कोई विवाद, कोई इस तरह की स्थिति, कोई आरोप प्रत्यारोप जो कि आमतौर पर लगते ही हैं, वैसी कोई स्थितियां? नहीं, मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको मैं कहूँ कि गंभीर प्रकृति की घटना थी और जिसके कारण मतदान रोकना पड़ा या मतदान बाधित हुआ या गंभीर विवाद हुआ हो, ऐसी कहीं कोई घटना नहीं थी। तो ये थे अनुपम राजन जी जो बता रहे थे कि आमतौर पर जो है मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की कोशिशें साकार हुई और मतदान भी शांतिपूर्ण रहा। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो चौथे चरण के मतदान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत का दावा किया। वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करने जा रही है। विस्तार न्यूज़ से वीडी शर्मा ने बात की। वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रबंधन की जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से सफल हुए हैं। तो ये जो वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है ये सभी के प्रयासों से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे शासन प्रशासन से लेकर सामाजिक संस्थाओं ने भी बड़ा रोल किया है। तो पिछले तीनों फेज की तुलना में अभी जो 2 घंटे का मतदान है वो 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोट शेयर के साथ जीतेगी। आदिवासी बेल्ट तो इस बार मोदी में वातावरण है। प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक एक आदिवासी भाई और बहन तैयारी के साथ मैदान में उतरा है और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर जीतेगी। प्रधानमंत्री जी पर भगवान का आशीर्वाद है, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद है, इसलिए प्रधानमंत्री जी आज अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। हम सबकी भावनाएं और देश की 140 करोड़ जनता की भावनाएं प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। मैं उन्हें बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर इतिहास बनेगा। काशी में तो आशीर्वाद है ही।